हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की सीरीज कर रहे हैं। आज है लेक्चर 17। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटेंस के जो स्पेशल केसेस थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर हैं या दो से तीन कैपेसिटर हैं, मान लेते हैं मेरे पास C1, C2 और C3। तो जो इसका इक्विवेलेंट आता है, यह आता है सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है। अच्छा, अगर ये दो है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा C1 C2 है तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। जैसे रजिस्टर और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन था, वैसे कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सीक्वेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी घट जाती है। मतलब क्या, अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हो, उनकी वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो पहले ऑप्शन निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2 × 4 8 अपॉन 4 + 2 6, कितना आ गया 4/3 इक्वल टू 1.33 फैरेड, जो भी है। ठीक है ना। तो होगा क्या, सीरीज में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। सीरीज में पहले इसकी वैल्यू हो जाती है। अब ये घटती क्यों है इसको मैं बता दूंगा, आपको आगे थोड़ा बता दूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपके सीरीज कैपेसिटर जो है वो सीरीज में एडअप हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू जो है कॉम्बिनेशन पैरेलल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में होगा, और उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, वैल्यू हमारी घट जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्या है, मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं। मान लेते हैं मेरे पास n कैपेसिटर्स हैं, n, और सबकी वैल्यू कितनी है, C। सबकी वैल्यू कितनी है, C है। सबकी वैल्यू कितनी है, C है। तो जो इसका सीक्वेंट आएगा कितना होगा, सबकी वैल्यू C है। सीरीज में वहां डिवाइड में था तो वहां बढ़ जा रहा था, और पैरेलल में क्या वैल्यू घटेगी तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब क्या, अगर कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में है, अगर n कैपेसिटर्स है तो जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा C डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, कितने कैपेसिटेंस से डिवाइड बाय हमारा n हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीरीज फॉर्म में कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, अगर बहुत सारे कैपेसिटर आपके पास n कैपेसिटर्स है तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/n आ जाएगा। ठीक है, तो ये था C इक्विवेलेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। मेरे पास कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में C1 C2 और C3, तो जो इसका C इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में, क्या होता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर दो है तो C1 + C2 हो जाते हैं, और अगर तीन है तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्यों होती है, सीरीज में क्यों घटती है, या पैरेलल में क्यों बढ़ती है, इसको मैं आपको आगे अभी इस लेक्चर के थोड़ा बीच में बता दूंगा।
ठीक है ना। यहाँ पे आप सिर्फ इतना जान लो कि पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर मेरे पास कैपेसिटेंस है, n कैपेसिटर्स हैं, सबकी वैल्यू C है, n कैपेसिटर्स हैं, सबकी वैल्यू कितनी है C और n कैपेसिटर है, तो जो उसका सीक्वेंट आएगा वो आ जाएगा n इंटू सी। कितना होगा, n टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू है 5 और 10 बार है पैरेलल में, तो कितना जाएगा 10 इंटू 5, इसका आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह तो क्या होता है, पैरेलल में हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाती है और फॉर्मूला क्या था आपको मैंने लिखा दिया। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ पे लिखा दिया। ठीक है। अच्छा इसमें एक नोट लिखते हैं, मैं आपको एक नोट दिखा, उसको नोट लिख लीजिए आप। नोट ये है, पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि देखिए, मैं नोट क्या ही पॉइंट है इसके, मतलब क्वेश्चन तो मैं आपको ये समझा रहा हूं। जैसे कि मेरे पास कैपेसिटेंस है, आप सीरीज में है, 3 कैपेसिटर, मतलब 4 कैपेसिटर मेरे पास, पहले चारों को मैंने पैरेलल में सीरीज में जोड़ दिया और फिर मैंने इन्हीं चारों को किसमें जोड़ दिया है, पैरेलल में। पहले सीरीज में जोड़ा, अब मैंने इन्हीं चारों को जोड़ दिया है पैरेलल में। ठीक है। यहां इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। ठीक है। यहां इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो जब आप इसका यहां से सीक्वेंट निकालोगे, जो भी कॉम्बिनेशन निकालोगे सीरीज में, जब आप सीरीज में इसका सीक्वेंट निकालोगे, जब आप ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, अगर आप इसका सीरीज में कॉम्बिनेशन निकालोगे तो जो सीक्वेंट आएगा यहां से, ठीक है, उसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होगा, फॉर्मूला 1/सीक्वेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है। इसका 24 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है। तो सीक्वेंट कितना आ जाएगा, यहां से देखते हैं। 6 प्लस 8 18, 18 4 22, 22 प्लस 3 25, 25/4। तो सीक्वेंट कितना आ गया, सीक्वेंट आ गया हमारा 24/25। 24/25 मतलब ऑलमोस्ट ये आएगा 0.9 के आसपास, अप्रोक्सीमेट, कुछ भी हो सकता है। यहां जो सीक्वेंट आएगा 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20 माइक्रोफैरड आंसर आ गया यहाँ पे, 20 माइक्रोफैरड। तो यहां आंसर है 0.9 माइक्रोफैरड। ठीक है। और यहां क्या है 20 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो देखो सीरीज में वैल्यू क्या हो जा रही है, घट जा रही है, और यहां वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। देखो सीरीज में अगर मैं पैरेलल की बात करूं, जो आपका सीक्वेंट आ रहा है, जो क्या आ रहा है आपका सीक्वेंट आ रहा है, इसकी वजह इसमें इन चारों में से सबसे बड़ा क्या है, 8 है ना। सभी चारों में से, ये 2 6 4, सभी चारों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो जो सीक्वेंट आया उसकी वैल्यू इन में से जो बड़ा है उससे क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। आ रही है ज्यादा, कितना आ रहा है आंसर, 20 आ रहा है ना। 8 से बड़ा आंसर आ रहा है ना। देखो सबसे बड़ा कौन सा, 8, आंसर इससे भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो यहां पे जो सीक्वेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, जो इन सब में से स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, 2, आंसर इससे भी क्या जा रहा है, छोटा आ रहा है।
आंसर इससे भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ते हो, ठीक है, तो जो उसका सीक्वेंट आएगा, उसकी वैल्यू जो आएगी वो उन सब में से जो सबसे ज्यादा है, आंसर उससे भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा जब आप उसको पैरेलल में जोड़ते हो। वहीं अगर आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ देते हो तो जो उसका सीक्वेंट आएगा वो उन सब में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है, आंसर उससे भी क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। यही चीज जब मैंने आपको बताया था रजिस्टर में पैरेलल फॉर्म में भी होती है। अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंस को जोड़ते हो, वैल्यू घट जाती है और उसकी वैल्यू आएगी वो जो सबसे मिनिमम है, आंसर उससे भी क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। उसी तरह कैपेसिटर में जब सीरीज में कैपेसिटर जुड़ जाते हैं तो जो उसका आंसर आएगा, जो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 माइक्रोफैराड, आंसर इससे भी हमारा क्या जाएगा, छोटा आता है। ठीक है ना। और एक चीज और है, अगर मान लेते हैं अभी तो उसमें 8 माइक्रोफैराड मैंने ऐड करा है, ठीक है, अभी कितने थे, 2 4 6, आंसर कितना आया, 0.9। अब अगर इसमें मैं एक और लगा दूं, 10 लगा दूं, 12 लगा दूं, तो जो आपका आंसर आएगा वो 0.9 से भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.9 से भी क्या आ जाएगा, स्मॉल आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप कैपेसिटर के पैरेलल में, सॉरी सीरीज में कोई कैपेसिटर लगाते हो, कैपेसिटर के संग सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ाओगे तो सीक्वेंट की वैल्यू क्या होती है, हमारी घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 10 कैपेसिटर्स हैं, मेरे पास 10 कैपेसिटर्स हैं और हर कैपेसिटर की वैल्यू है, सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड। अच्छा, आपने पहले इन सबको सीरीज में जोड़ दिया, नहीं पहले जोड़ा आपने पैरेलल में, फिर आपने इसको जोड़ दिया सीरीज में, तो बताना इक्विवेलेंट कितना आएगा। 10 कैपेसिटर्स है, सबकी वैल्यू सेम है, कितनी है, 10 माइक्रोफैराड। सबको आपने जोड़ दिया पैरेलल में, फिर आपने जोड़ा सबको सीरीज में, तो कितना आंसर आएगा देखते हैं। पैरेलल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना जाएगा, n इंटू सी, कितने कैपेसिटर है, 10, वैल्यू कितनी है, 10, कितना आ जाएगा, 100 माइक्रोफैराड। ठीक है, सीरीज में है, सीरीज में घट जाती है वैल्यू, तो सीक्वेंट कितना हो जाएगा, C/n, कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड डिवाइड बाय 10, कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो आप देखोगे कि पैरेलल में सी की वैल्यू क्या हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है, और सीरीज पैरेलल में बढ़ गई है, और सीरीज में हमारी वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो ये था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे, और पहले तो हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पढ़ता हूं इसको। अब थोड़ा समझते हैं, मैंने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं, दोबारा मैं लिखा रहा हूं, सीरीज सर्किट, सीरीज कैपेसिटिव सर्किट, सीरीज कैपेसिटेंस सर्किट। अच्छा, मेरे पास एक सीरीज कैपेसिटिव सर्किट है, मान लो ये मैंने कैपेसिटिव सर्किट बनाया, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक है C1, एक है C2। ठीक है, इसके पास आपने एक वोल्टेज सप्लाई लगा रखी है V। ठीक है, ठीक है, तो C1 C2 के पास और वोल्टेज सप्लाई लगा रखी मैंने V लगा रखी है। अच्छा, अब होता क्या है, कभी भी अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में, यहां पे 2 कैपेसिटर सीरीज में है, तो देखो यहां से जो करंट जाएगी, ऐसे जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में सीरीज में है। ठीक है, तो होगा क्या, और अच्छा, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, और जितनी देर करंट इसमें जाएगी उतनी देर के करंट इसमें भी जाएगी। तो होगा क्या, जो अगर 2 कैपेसिटर आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं, 2 कैपेसिटर हमारे सीरीज जुड़े होते हैं सेम वोल्टेज से, तो दोनों में जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, इसमें मान लेते हैं चार्ज इधर Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, मान लेते हैं यहां वोल्टेज V1 है, यहां वोल्टेज V2 है, तो दोनों में जो चार्ज स्टोर होगा
दोनों में जो चार्ज स्टोर होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, मेरे पास दो कैपेसिटर सीरीज में है, तो दोनों में करंट क्या होगी, सेम जाएगी, सेम समय के लिए जाएगी, तो दोनों में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम। देखो चार्ज फॉर्म में क्या होता है, करंट क्या होती है, करंट होती है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना हो गया, I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। आई होगी करंट और टाइम कितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रही है। तो जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, जितनी देर करंट इसमें जाएगी उतनी देर की करंट इसमें भी जाएगी। तो इसलिए दोनों में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम होता है। तो अगर दो कैपेसिटर आपस में सीरीज में है तो दोनों में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम होगा। हाँ, जो वोल्टेजेस होंगी इनके अलावा जो डेवलप्ड होंगी वो डिफरेंट होंगी। समझ में आया ना। तो क्या मतलब है, अगर दो कैपेसिटर आपके पास हैं, दो कैपेसिटर मेरे पास हैं, दोनों सीरीज में जुड़ते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 3 4 5 जितने भी हैं आपका, जितने भी कैपेसिटेंस हैं, जब वो सीरीज में जुड़ते हैं तो उनके पास जो चार्ज स्टोर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, तो वोल्टेज मान लेते हैं हम वोल्टेज V1 है, यहां वोल्टेज कितनी है, V2 है। तो जो टोटल वोल्टेज V होगी वो कितनी होगी, हमारी टोटल वोल्टेज होगी V1 प्लस क्या हो जाएगी, हमारी V2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, V1 प्लस V2 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में चार्ज स्टोर क्या है, सेम है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, चार्ज Q, देखो Q कितना होता है, C इंटू V होता है Q क्या होता है, C इंटू V। तो Q1 को क्या लिख सकता हूं मैं, C1 इंटू V1, और Q2 को क्या लिख सकता हूं मैं, C2 इंटू क्या, V2। ठीक है, यहां से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा C1 इंटू V1 अपॉन क्या, C2, है ना। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 अपॉन C2 इंटू V1। इस V2 की वैल्यू को हम यहां डाल देते हैं तो कितना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस C1 इंटू V1 अपॉन C2। V1 बाहर कॉमन लेता हूं तो उसको सॉल्व कर लेता हूं, तो हो जाएगा V1 C2 प्लस C1 अपॉन कितना हो गया, C2। इसको ऊपर भेज देते हैं तो यहां से V1 कितना आ गया, V1 इज इक्वल टू आ गया V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो मतलब क्या, यहां जो आपको वोल्टेज मिलेगी, आपको V1 जो होगी, V1 इक्वल टू कितनी होगी, V1 इक्वल टू होगी V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आ गया वोल्टेज का। जो वोल्टेज यहां पे आपको वोल्टेज जो V1 मिलेगी वो हमारी कितनी होगी, इतनी होगी। दूसरा जो हमारी वोल्टेज V2 होगी वो जाएगी, फॉर्म में सेम फॉर्मूला निकालना, वो जाती है V इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। देखो इतना फॉर्मूला दोनों के लिए कॉमन है, इतना फॉर्मूला जो है वो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। बट फर्क सिर्फ इतना है, V1 के जब निकाल लो तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आया, C2 आ गया, V2 को निकालो तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, हमारा C1 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको वोल्टेजेस निकालनी है, इनके क्रॉस वोल्टेजेस क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है, ये दो फॉर्मूले मेरे पास है, वोल्टेज निकाल सकते हैं। चार्ज निकालने हैं तो दोनों में चार्ज सेम है, चार्ज का फॉर्मूला कितना है, C1 इंटू V1 है, और दोनों में चार्ज स्टोर हमारे क्या होंगे, सेम। जो चार्ज इसमें स्टोर होगा वही चार्ज में क्या होगा, हमारा स्टोर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, देखते हैं यहां पे, देखो आप देखोगे कि V1 और V1 का फॉर्मूला ये, अगर यहां से एक रिलेशन है, देखो कि V2 का जो रिलेशन है, V2 जो है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू C2, है ना, और V1 जो है इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू C1। अगर मैं निकालूं यहां से डिवाइड करते हुए तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, जो V2 है इनवर्स रिलेशनशिप है किसके संग, C2 के संग, और V1 जो है वो इनवर्स रिलेशन है C1 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहां वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या, अगर आपके पास कैपेसिटर है दो, ये जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज वोल्टेज का कैपेसिटेंस से क्या आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। समझ में आया ना। तो सीरीज कैपेसिटर्स में क्या होता है, एक बार इसको हम दोबारा सुन लेते हैं। सीरीज
सीरीज कैपेसिटर में क्या होता है, जो चार्ज स्टोर होगा, देखो ये मेरा 2 का हो सकता है 4-5 हो, ठीक है ना। सीरीज कैपेसिटर, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो तो जितने भी कैपेसिटर आते हैं सब में चार्ज स्टोर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर आपके पास दो कैपेसिटर है, वोल्टेज निकालनी है, फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और एक चीज और बात ध्यान में रखनी है कि जिसका कैपेसिटेंस हाई होगा उसके पास वोल्टेज क्या होगी, कम से कम होगी, ठीक है। ऐसे में इतना इसको आप नोट कर लो। अच्छा, तो इसको एक बार थोड़ा कंक्लूजन में हम लिख लेते हैं, मैं रख कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो बात करते हैं, इसको कंक्लूजन लिख लेते हैं, इसका कंक्लूजन टाइप का, कि इस समय क्या समझ में आ रहा है। इसमें समझ में ये आ रहा है, पहली बात तो कि Q1 और Q2 हमेशा इक्वल होंगे, ऑलवेज। Q1 और Q2 आपस में क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। मतलब जितना चार्ज स्टोर होगा उतना चार्ज में स्टोर होगा। ये मैटर नहीं करता कि कैपेसिटेंस दोनों सेम है या नहीं। अगर आपके पास सीरीज में कैपेसिटेंस हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम है या नहीं वो मैटर नहीं करता, सब में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। फिर तो वोल्टेज क्या आएगी, सेम आएगी। एक कंडीशन है, अगर दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, तो वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। अगर इफ C1 C2 आपस में इक्वल नहीं है, मान लेते नहीं है, तो वोल्टेज भी आपस में इक्वल क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। वोल्टेज भी क्या होगी, आपस में इक्वल नहीं होगी। और होगा क्या, अगर C1 ज्यादा है C2 से तो V1 की वैल्यू V2 से क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर C1 ज्यादा है तो V1 कम होगा, और अगर C1 कम है तो क्या हो जाएगा, V1 हमारा ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, कैपेसिटर का वोल्टेज का कैपेसिटेंस से इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यहां पे मैंने आपको लिख दिया है। बेसिकली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 ही कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ अगर ज्यादा बड़ा आ गया तो फिर 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा कहीं नहीं आता, लेकिन जो कॉमन एग्जाम्स में आते हैं वो 2 कैपेसिटर आते हैं। तो 2 सीरीज कैपेसिटर मैंने आपको यहाँ पे ये जो ये बता दिए हैं, ठीक है ना। इनमें वोल्टेज कैसे निकालनी है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला बताया, दोनों चार्ज स्टोर क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर छोटे क्वेश्चन बनता है तो वो ऐसा बनेगा कि अगर कैपेसिटर सेम है तो फिर वोल्टेज जो वोल्टेज क्या होगी, अगर कैपेसिटर डिफरेंट है तो वोल्टेज क्या होगी, अगर इसका ज्यादा है इसका कम है तो किसी वोल्टेज ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में बन सकते हैं, और थ्योरेटिकल फॉर्म में भी हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मैं एक चीज और समझाऊंगा कि सीरीज में कैपेसिटर क्यों बढ़ता है, और उसमें हमारा पैरेलल में कैपेसिटर हमारा क्यों घट जाता है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने सीरीज कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उस पे बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास 2 कैपेसिटर है, मेरे पास 2 कैपेसिटर है, मान लेता हूं एक है 10 माइक्रोफेरेड का, एक है 4 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। 10 माइक्रोफेरेड का और 4 माइक्रोफेरेड का हमें निकालना है कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, 2 वाले के क्रॉस और 4 वाले के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, और दोनों के क्रॉस चार्ज कितना होगा। चार्ज तो दोनों में सेम ही होगा, है ना। बट पहले हम वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होगा, V2 इक्वल टू कितना होगा, देखो कितना, यहां वोल्टेज निकालनी है, कितना होगा, मेन वोल्टेज 10, यहां वोल्टेज निकाल लो तो नीचे वाले का कैपेसिटेंस लोगे, 4/2 + 4 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 2 से कट गया 3 से, कितना 20/3 वोल्ट आ गया, माइक्रो वोल्ट, जो भी वोल्ट लेता हूं, वोल्ट आ गया, सॉरी, कितना होगा 20/3 वोल्ट आ गया। 4 के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी,
जितनी 10 माइनस ये वोल्टेज आएगी उतनी यहां पर जाएगी, कितनी आएगी देखो 10 माइनस 20/3 कितनी आ गई 10/3 वोल्ट। देखो यहां पे बात ध्यान देने की ये है, देखो 2 माइक्रोफैरेड वोल्टेज अगर हम इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा लगभग 6.66 वोल्ट और ये आएगा लगभग 3.32 वोल्ट। ठीक है ना। पॉइंट की बात यह है, देखो कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड ज्यादा है, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना। ये छोटा है, यहां वोल्टेज क्या है, हाई है, और ये कैपेसिटेंस बड़ा है, यहां वोल्टेज क्या है, कम है। तो मैंने आपको जो बताया था कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वहां वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, जिसका कैपेसिटेंस लो होगा वहां वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहला तो हमने वोल्टेज निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई भाई, इसकी वोल्टेज आ गई 6.6 वोल्ट, सही लिखा है मैंने 6.66 वोल्ट, और इसकी वैल्यू आ गई 3.33 वोल्ट। को आप दोनों को ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 10 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, इसके तरह कितना होगा, कैपेसिटेंस, चार्ज होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस कितना है इसका 2 माइक्रोफैरेड, और वोल्टेज कितनी यहाँ पे 20/3, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 40/3 माइक्रोकूलम। सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लगाया कैपेसिटेंस, चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है C/V। तो यहाँ पे C, यहाँ पे चार्ज निकालना है, C कितना है 2, और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे हमारी 20/3 लिख दी मैंने, तो 40/3 आ गई। अब यहाँ चार्ज निकालना है, वैसे तो सेम ही होगा, लेकिन मैं दोबारा निकाल दिखाता हूँ आपको कितना होगा। यहाँ पे 4, कैपेसिटेंस कितना है 4, और वोल्टेज कितनी 10/3, कितना आंसर आ गया 40/3। तो दोनों में चार्ज स्टोर क्या है, सेम है। तो देखो बात ध्यान देने की क्या है कि वोल्टेज दोनों में डिफरेंट है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वहां वोल्टेज कम है, जिसका कैपेसिटेंस कम है वहां वोल्टेज क्या है, हाई है। मैंने आपको जो बोला वही हो रहा है, ठीक है। और चार्ज दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इतना क्लियर हो सबको ना, इतना समझ में आ गई मेरी बात है, ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से एक कहानी शुरू होती है। आप इसको नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, इतना आप इसको नोट कर लो कि वोल्टेज इतनी, कैपेसिटेंस इतना, ठीक है। अब यहां से एक नई कहानी शुरू हो रही है। वो नई कहानी क्या है देखते हैं। मैंने ये 2 कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं, ये 2 कैपेसिटर क्या हो गए हैं, चार्ज हो गए हैं। तो इन कैपेसिटर को मैंने यहां से हटा दिया और यहां पे लगा दिया, ठीक है। इन कैपेसिटर को मैंने यहां पे हटा दिया, यहां से हटाया, जो चार्ज है इन चार्ज कैपेसिटर को मैंने यहां से हटाया और ऐसे ले लिया। दोनों चार्ज है, और दोनों में कितना चार्ज स्टोर है 40/3 माइक्रोकूलम, 40/3 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, मैंने इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या करा, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो जब मैं बैटरी से जोड़ दूंगा, जब मैं बैटरी से जोड़ दूंगा तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, अपना चार्ज बैटरी को देना शुरू कर देंगे एक बार में सारा, है ना। तो यही काम तो होता है। दोनों क्या करेंगे, जब आप कैपेसिटर, क्या होता है, कैपेसिटर का एलिमेंट है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है और सडन उसको डिलीवर कर देता है, ठीक है ना। तो ये कैपेसिटर मिलके क्या करेंगे, दोनों अपने चार्ज को बैटरी के अंदर धर्म कर देंगे, डाल देंगे। बट ये दोनों क्या है आपस में सीरीज में, देखा जाए दोनों में 40/3 इसमें है, 40/3 चार्ज इसमें है, मिला के कितना हो गया 80/3 हो गया, हुआ नहीं हुआ। इसमें 40/3 है, इसमें 40/3, मिला के कितना हो गया 80/3 होगा। लेकिन जब ये डिलीवर करेंगे एक बार में सिर्फ 40/3 ही जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है आपस में सीरीज में, आपस में क्या है सीरीज में है। सीरीज में एक ही करंट फ्लो होती है एक बार में, ठीक है। दोनों ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे कि आप ऐसा मान सकते हैं, आपके पास पानी की टैंकी है, एक पानी की टैंकी ये है, एक पानी की टैंकी ये है, ठीक है। दोनों में पानी फुल है, पानी दोनों में बराबर है, दोनों टैंकी में पानी जितना स्टोर है बराबर पानी स्टोर है। इसमें भी पानी स्टोर सेम है, इसमें पानी पे स्टोर क्या है सेम है, ठीक है। आपने दोनों पानी के उसमें छेद किया और एक पाइप बाहर निकाल दिया,
ऐसा कर दिया, ठीक है। तो पानी आएगा यहां से, पानी जाएगा यहां से, पानी उतना जाएगा, ठीक है। जब ये पाइप अकेला था तब ये इतना पानी कैरी कर सकता था, जो उसकी वो था, पाइप का साइज था, ठीक है। जब ये टैंक अकेला रहा होगा तो इसका पाइप का जितना साइज होगा उतना ही पानी जा सकता होगा, है ना। जब दो टैंक जोड़ दोगे तब भी ही जितना पानी जाएगा ये उतना ही पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पाइप का साइज ही उतना है। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों के मिलकर का पानी जाए, बिकॉज ये सीरीज कनेक्शन है आपस में। इन दोनों का क्या है? सीरीज कनेक्शन है। ये दोनों चीज एक बार में सिर्फ एक ही चीज दे पाएंगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, ऑल दो इन दोनों के पास अपना अपना 40 मिला के 80/3 हो रहा है, लेकिन सीरीज में होने के बावजूद ये एक बार में 40/3 ही माइक्रोकूलम चार्ज दे पाएंगे। एक बार में सिर्फ 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज ही डिलीवर कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है। आपके पास दो टैंक हैं, दोनों को सीरीज में जोड़ रखा है आपने। पहली बार जोड़ा तो कुछ पानी आ रहा है, अब दोनों को ऐसे जोड़ोगे तो पानी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जो कनेक्शन है क्या है, सीरीज में एक ही चीज जाएगी, ऐड नहीं हो सकती चीजें, है ना। तो सीरीज में चार्ज ऐड नहीं हो सकते हैं, सीरीज में करंट ऐड नहीं हो सकती है, इसलिए चार्ज क्या जाएंगे, सेम चार्ज जाएंगे। तो बैटरी को जो चार्ज मिलेंगे वो कितना होगा, 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, है ना। अब देखो, बात ध्यान देने की यह है कि दोनों में चार्ज स्टोर ज्यादा था, इसमें भी 40/3 था, इसमें भी 40/3 था ना। लेकिन जब ये डिलीवर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 40/3 ही कर रहे हैं, ज्यादा चार्ज नहीं दे रहे हैं। सही में आ गया ना। अच्छा, इतना समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात क्लियर है कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स था 10 वोल्ट का, ये 2 माइक्रो फेरेड हो गया, ये 4 माइक्रो फेरेड हो गया। इसमें चार्ज कितना स्टोर है, 40/3 माइक्रोकूलम। इसमें भी चार्ज कितना स्टोर है, 40/3 माइक्रोकूलम, और दोनों मिलकर सेम चार्ज दे रहे हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब एक काम करते हैं, दोबारा एक 10 वोल्ट ले लेते हैं और 10 वोल्ट को एक कैपेसिटर से जोड़ देते हैं, जिसके अंदर 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज क्या है, स्टोर है ना। मैंने क्या किया, मैंने एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, C है। एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी वैल्यू क्या है, C है। उसको मैंने 10 वोल्ट से जोड़ दिया और इस तरह जोड़ा कि वो 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज ले ले। तो हम पता लगाते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया। तो इसका कैपेसिटी कितना आ जाएगा, C = Q/V। Q कितना है मेरे पास, 40/3, और वोल्टेज कितनी है मेरे पास, 10। तो कितना आ गया, 4/3 माइक्रोफैरेड। 4/3 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मैं 4/3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर लगाऊं, ठीक है, मैं 2 फैराड और 4 फैराड ना यूज करते हुए सिर्फ एक 4/3 माइक्रोफैराड का चार्ज लगाऊं, कैपेसिटर लगाऊं, उसमें भी 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा। और जब मैं इस 4/3 माइक्रोफैराड वाले जो चार्ज वाले को एक बैटरी से जोड़ूंगा, उसी बैटरी से जोड़ूंगा, तो उस बैटरी को भी ये 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज ही देगा। कुल मिलाके कहने का मतलब क्या है, जितना चार्ज ये दोनों मिलके दे रहे हैं, जब ये दोनों मिलके सीरीज में 10 वोल्ट से जुड़े थे, जब ये दोनों सीरीज में जुड़े थे 10 वोल्ट के संग, और चार्ज होने के बाद जितना चार्ज ये दे रहे हैं उतना ही चार्ज 4/3 जब 10 वोल्ट से जुड़ रहा है वो भी उतना ही चार्ज दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना। जब आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा 10 वोल्ट के संग, ठीक है, ये चार्ज हुए, और इन्होंने जो चार्ज दिया वो कितना है, 40/3 माइक्रोकूलम चार्ज। उतना ही चार्ज जब 4/3 एक कैपेसिटर जो कि 4/3 का है वो लगा 10 वोल्ट से, वो भी उतना ही चार्ज दे रहा है चार्जिंग होने के बाद। तो कहने का मतलब क्या है भैया, जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं उतना काम तो ये अकेले मिलके कर रहा है।
कर रहा है नहीं कर रहा है? देखो ये दोनों मिलके कितना दे रहे हैं चार्ज, इतना कर रहे हैं। ये अकेला मिलके इतना कर रहा है, और ये दोनों भी जुड़े थे 10 वोल्ट से, ये भी जुड़ा था कितने वोल्ट से, 10 वोल्ट से। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, दो आदमी है, मान लो दो आदमी कुछ कर रहे हैं काम, ठीक है, उनके द्वारा कुछ काम हुआ, ठीक है, और उतना ही काम एक आदमी के द्वारा काम हुआ। तो आप क्या बोलोगे यार, जितना काम ये दो आदमी मिलके कर रहे हैं उतना काम कौन कर रहा है, ये आदमी भी, ये आपका कर रहा है। तो ये दो जो एक सिंगल आदमी है, जो इस सिंगल आदमी की जो कार्य करने की क्षमता है वो इन दोनों के बराबर है नहीं है? दो आदमी मिलके कुछ काम कर रहे हैं, वही काम एक आदमी मिलके कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों काम बराबर ही हो रहे हैं। तो आप बोलोगे एक आदमी की इस दो आदमी की, मतलब इस आदमी की जो कार्य क्षमता है वो इन दो आदमी के बराबर है। वही चीज में भी हो रही है कि 2 फैराड और 4 फैराड जो सीरीज में मिलके काम कर रहे हैं उतना काम 4/3 अकेले मिलके कर रहा है। मतलब क्या, ये 2/4 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर हैं, जब ये सीरीज में जुड़े हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो 4/3 के वर्ग के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, होना चाहिए 4 + 6 कितना होना चाहिए, 6 माइक्रोफैराड होना चाहिए, लेकिन वर्ग जो हो रहा है वो 4/3 के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए जो इसका इक्विवेलेंट आता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जब आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो, ठीक है ना, तो जो उनकी चार्ज देते हैं वो डिलीवर कर रहे हैं वो कम हो जाता है। ठीक है ना, होना चाहिए ज्यादा। अब आपने कहीं कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं? आपके पास एक कैपेसिटर था, आपने कैपेसिटर और लगाया, ठीक है, आपने क्यों लगाया, ताकि पहले चार्ज कम था और अब और ज्यादा चार्ज आए। बट हो गया, जब आप उसको सीरीज में जोड़ रहे हो तो चार्ज क्षमता जो देने की क्षमता है वो हमारी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, जब आप सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, उसी को समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा यहां पे कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जब भी हमारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़ते हैं, ठीक है, उनका जो कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, अगर मैं दोनों कैपेसिटेंस को एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट कर दूं तो जो सिंगल कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो उन दोनों से क्या आएगी, छोटी आएगी। ठीक है ना, तो कहने मतलब क्या है, जो दो बड़े कैपेसिटर सीरीज में जुड़ के काम कर रहे हैं वही एक छोटा सिंगल कैपेसिटर उनसे छोटा है उतना काम कर दे रहा है। कहने मतलब क्या है, कैपेसिटर जब सीरीज में काम करते हैं उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता घट जाती है, इसलिए उनका इक्विवेलेंट क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है ना, तो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, थोड़ा हम उसके चार्ज स्टोर वगैरह पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, दोनों पैरेलल में जोड़े हैं आपने, और इनके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, V, कैपेसिटेंस C1 है और C2। ठीक है, चार्ज Q1 और Q2 है। ठीक है, अच्छा, पहली बात तो जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो क्या आती है, सेम आती है। ऑलवेज वोल्टेज विल बी सेम ऑलवेज। जब दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम, तो दोनों का वोल्टेज क्या आएगी, सेम आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूज। तो यहां पे जो V1 होगा वो V2 होगा और बराबर किसके आ जाएगा, V के, क्योंकि पैरेलल V के संग है। ठीक है ना, तो वोल्टेज तो सेम है। अब चार्ज देखते हैं, चार्ज का फॉर्मूला कितना होता है, चार्ज होता है Q = CV। तो Q1 कितना होगा, Q1 होगा C1 × V, C1 × V, और Q2 कितना होगा, C2 × V। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस V, अच्छा, C1 × V1 और C2 × V2 लिख लेते फॉर्म है, दोनों का चार्ज ना होगा C1 × V1, C2 × दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है, तो पुट कर लेते हैं। इसका तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 = C1 × V, इसका चार्ज कितना हो जाएगा बताओ, इसका हो जाएगा C2 × V। दोनों पे फॉर्मूला सेम है। देखो दोनों के क्रॉस V तो सेम है, तो चार्ज किस में डिपेंड करेगा, C1 में। मतलब क्या, Q1 में कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा C1 में,
और Q2 में कितना चार्ज स्टोर होगा डिपेंड करेगा C2 में। कहने का मतलब क्या है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस चार्ज स्टोर क्या होगा, ज्यादा होता है पैरेलल में। तो पैरेलल में आप एक बात ध्यान देने की है कि पैरेलल में क्या होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस चार्ज स्टोर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। वोल्टेज दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है ना, ये बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। कैपेसिटर सिंपली जो पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं उन दोनों वाली ऐसे 3 भी होते हैं, तो तीनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहती, सेम रहती, बट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है। चार्ज अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। अगर दोनों कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होगा, और वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें उसका चार्ज स्टोर भी तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। और देखो सीरीज में क्या था, सीरीज में क्या था कि दोनों में चार्ज स्टोर सेम था और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलग था। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा था वहां वोल्टेज क्या थी, कम थी। ठीक है, तो ये था, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज स्टोर के बारे में। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम। मैं अब कर रहा हूं इसको न्यूमेरिकल देख लेते हैं छोटा सा। मेरे पास 2 कैपेसिटर है, वोल्टेज है 10 वोल्ट की। एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का और एक है 4 माइक्रोफैरेड का। वही निकालना है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, और दोनों के क्रॉस चार्ज स्टोर कितना होगा वो भी हमें निकालना है। पहले वोल्टेज निकालते हैं, दोनों पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी, सेम। तो 10 वोल्ट में भी होगा और 10 वोल्ट में भी होगा, नो डाउट। कैपेसिटर चार्ज निकालना है, चार्ज का फॉर्मूला कितना, C/V। ठीक है, तो यहां C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितनी है 10, कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। अब यहां निकालते हैं C/V। C कितना है इसका 4 माइक्रोफैरेड इंटू वोल्टेज कितनी है 10, कितना आ गया 40 माइक्रोकूलम। तो देखो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वहां चार्ज स्टोर क्या है, चार्ज जितने स्टोर हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह देखोगे कि सीरीज पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, सेम रहता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है अगर कैपेसिटेंस डिफरेंट है। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज स्टोर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक बात आती है कि कैपेसिटेंस, चलो चार्ज स्टोर कितना है, इसमें चार्ज स्टोर कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम, इसमें कितना है 40 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, इन दोनों को यहां से हटा दिया, इन दोनों को यहां से मैंने हटा दिया और ले लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐसे बना के ले लिया। ऊपर वाला है 2 माइक्रोफैरेड का, यह है 2 माइक्रोफैरेड का और यह है 4 माइक्रोफैरेड का। दोनों चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, इसमें कितना चार्ज है 40 माइक्रोकूलम। और इन दोनों को मैंने एक अगेन वो जो बैटरी नहीं थी उसी से जोड़ दिया। अब देखो बैटरी जोड़ा तो यहां से कितने चार्ज आएंगे 20 माइक्रोकूलम, यहां से कितने आएंगे 40 माइक्रोकूलम। तो दोनों अगर पैरेलल में है और एक पॉइंट में आके जुड़ रहे हैं तो दोनों चार्ज इस पॉइंट में आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहां से चार्ज कितना हो जाएगा आपका 60 माइक्रोकूलम। तो कुल मिला के यहाँ पे चार्ज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। दोनों मिलके स्टोर, इन दोनों ने मिलकर जो चार्ज स्टोर किया है ये डिलीवर क्या कर रहे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। वहां क्या था, इन दोनों में जो स्टोर था वो एक ही चार्ज भेज रहे थे, है ना, ऐड करके नहीं भेज रहे थे। बट यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, दोनों ऐड होकर चार्ज जा रहा है। मतलब क्या, यहां पे जो चार्ज डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। मतलब चार्ज ज्यादा डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब एक ले लेते हैं कैपेसिटर, ले लेते हैं एक कैपेसिटर लेते हैं जो कि उतना ही चार्ज स्टोर कर रहा है जितना कि ये दे रहा है 60 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी निकाल लो, Q/V। Q कितना है 60 और वो कितना है V10, कितना आ गया 6 माइक्रोफैरेड। मतलब अगर मैं 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ले लूं उसमें 60 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। और जब मैं 60 माइक्रोफैरेड को 6 माइक्रोफैरेड को एक बैटरी से जोड़ दूं, एक बैटरी से
जोड़ दो, अगर मैं 6 माइक्रोफैराड चार्ज को 10 वोल्ट से जोड़ के चार्ज कर लूं और एक बैटरी से जोड़ लूं, तो जो चार्ज ये दोनों मिलके दे रहे हैं उतना ही चार्ज ये भी दे रहा है। मतलब क्या, 4 और 2 मिलके जो वर्क कर रहे हैं वो 6 के बराबर ही है। तो 6 इनसे ज्यादा हो रहा है ना। 6 का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसलिए क्या होता है, पैरेलल में जो कैपेबिलिटी होती है चार्ज डिलीवर करने की या देने की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, यहां पे आप एक बात और नोट कर लो, वो बात यह है, कभी भी अगर आपके पास कैपेसिटर है, अगर आपको उसमें दूसरा कैपेसिटर ऐड करना है, वो हमेशा पैरेलल में ऐड होगा। अभी मैं इसको लिखा दूंगा नोट में, कैपेसिटर्स को हमेशा पैरेलल में ही ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मैंने आपको जो समझा दिया वो बात समझ में आपके आ गई होगी कि सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्यों घट जाती है और पैरेलल में जो कैपेसिटर जब जुड़ते हैं तो उनकी वैल्यू क्यों बढ़ जाती है। बिकॉज उनकी चार्ज डिलीवरिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है। सीरीज में घट जाती है तो वहां सी घट जाता है, सीक्वेंस घट जाता है, और पैरेलल में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो यहां पे सीक्वेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसमें आपको एक न्यूमेरिकल दिखा देता हूं मैं। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली इसको ये लिख नहीं रहा हूं, ये समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में है। ठीक है, ये 2 फैराड का हो गया मान लेते हैं, ये 4 फैराड का और ये 6 फैराड का। ठीक है, 4 है मेरे पास, और वोल्टेज है मान लेते हैं 20 वोल्ट। ठीक है, इसका ये 2 फैराड हो गया, ये 4 फैराड हो गया, ये 6 फैराड हो गया। इसका नाम लेता हूं मैं C1, इसका नाम C2, इसका नाम क्या हो गया, C3 हो गया। हमें निकालना है इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इन तीनों के क्रॉस चार्ज स्टोर कितना होगा। ठीक है, इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इन तीनों के क्रॉस चार्ज स्टोर कितना होगा। ठीक है। अच्छा, करने के बहुत ट्रिक है, करने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्रिक है। पहले आप इन दो, अगर आपको पहले वोल्टेज निकालनी है तो देखो हमने वोल्टेज के लिए 2 कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, C1 V2, वो मतलब वो करके सॉल्व करके। बट यहाँ पे 3 है, कभी अगर आपके पास 3 कैपेसिटर आ रहा है, अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो हमने 2 वाला पढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक बना सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर आपको पूछा जाए वोल्टेज निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहां वोल्टेज निकालनी है तो करो, एक तो 2 फैराड ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों के आपस में सीरीज में, इनका सीरीज फॉर्म लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 10, 24 डिवाइड मतलब 10 कितना हो गया, 24 डिवाइड बाय 10, 12 बाय 5 हो गया है। कितना हो गया, 12 बाय 5, तो 12 बाय 5 फैराड ये हो गया। यहां पे कितनी वोल्टेज लगी हमारी, 20 वोल्टेज, 20 वोल्ट निकालो, फिर आप यहाँ वोल्टेज मतलब यहाँ वोल्टेज निकल जाएगी, फिर ये वोल्टेज करके, मतलब आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा। इसकी डायरेक्ट शॉर्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, समझते हैं। अगर कैपेसिटर तीनों सीरीज में है तो तीनों में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम होगा। ये कैपेसिटर तीनों के आपस में, दे ऑल आर इन सीरीज। इसका मतलब क्या, तीनों में जो चार्ज स्टोर होगा, मेरी बात सुनना है, यहाँ पे तीनों में जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, एक तो सेम होगा। ठीक है, ये तीनों में जो चार्ज स्टोर होगा सेम होगा। उसके बाद अगर मैं तीनों को मर्ज करा के एक बना दूं, है ना, इन तीनों को मैं मर्ज करा के एक बना दूं, तो जो मर्ज करने के बाद जो एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, उसमें भी उतना ही चार्ज स्टोर हो रहा होगा जितना कि इनमें हो रहा है अलग अलग बना के। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीरीज में सब में चार्ज स्टोर क्या होता है, सेम होता है, और जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो उतना ही चार्ज डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये तीनों में चार्ज स्टोर क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं तीनों को मर्ज करा के एक कैपेसिटेंस बना दूं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेता हूं मैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मान लेते कितना आ जाता है, पहले सीरीज में है, सीरीज में कितना आ जाएगा, सीरीज होगा तुम्हारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम कितना 12 हो गया, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो सेकंड कितना हो गया, 12/6
6 3 9, 9 + 2 11, 6 2 8 और चक्को 12 3 4 3 3 क्या 2 6 9 11, ठीक है 11/12 इलेक्ट्रॉन फेरेड आ गया, ठीक है ना, ये इसका पूरा इक्विवेलेंट हो गया। तो अब अगर मैं सिर्फ 12/11 लगाऊं, 12/11 लगाऊं और वोल्टेज कितनी है मेरे पास 20 वोल्ट, ठीक है 12/11 और वोल्टेज है 20 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना है F। तो अगर मैं यहां से चार्ज निकाल दूं, चार्ज कितना होगा Q = CV होता है, C कितना है 12/11 और वो कितना है 20, कितना आ गया 240/11 कूलम, 240/11 कूलम। तो जो चार्ज इस 12/11 में स्टोर हुआ है, जो कि कितना है 12 यही सब चार्ज इनमें भी इतना होगा, 12/11 इसमें भी होगा, 240/11 इसमें भी होगा, 240/11 इसमें भी, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो चार्ज स्टोर हुआ वही चार्ज सब इंडिविजुअल में क्या होगा स्टोर होगा, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है, अगर कैपेसिटर सीरीज में है एक से ज्यादा है तो जो चार्ज सबको अगर मैं कैसे मिला के एक को जोड़ दूं, जो चार्ज उसमें स्टोर होगा वही चार्ज सब इंडिविजुअल में भी क्या होता है स्टोर होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरा, ये बाय इतना आ गया। अगर हमारा सब में चार्ज निकल गया, सब में चार्ज कितना आ गया 240/11 आ गया, 240 समय चार्ज आ गया। अब हमें समय क्या निकालनी है वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला कितना होगा, इसकी वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज QCV होता है, V कितना हो जाता है Q/C। तो यहां वोल्टेज कितनी होगी V1 = Q1/C1, V2 कितना होगा Q2/C2, V3 कितना होगा Q3/C3। Q1 कितना है 240/11, दोनों सब में सेम है, और C1 कितना है 2, कितना आ गया 120/11 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज कितनी आएगी 120/11। सिमिलरली आप यहाँ निकालोगे तो ये आ जाएगी 80/11। अब आप यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगी 40/11 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूले डाल देंगे वैल्यूज को, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में होते हैं, बहुत सारे हैं 3 से ज्यादा है, मैनी है, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इंडिविजुअली वी कैन मर्ज देम एंड वी कैन मेक देम वन कैपेसिटर एंड वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन दैट वन कैपेसिटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा वही चार्ज इन सब इंडिविजुअल में सब में क्या होगा स्टोर होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास 3 कैपेसिटर है, इसका नाम हो गया C1, इसका नाम हो गया C2, इसका नाम हो गया C3, ठीक है। हमें निकालना है सबके क्रॉस वही चार्ज और वोल्टेज कितनी आएगी। एग्जाम में शायद आपके क्रॉस, आप किसी भी एक के अक्रॉस पूछ सकता है, हमने सबके क्रॉस निकाल दिया है, ठीक है। अब जो सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन क्या होता है, अगर ये देखो पहले बार सुनते हैं इसको, इंडिविजुअल में समझ लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर के आपस में पैरेलल में, ये दोनों कैपेसिटर के आपस में पैरेलल में, तो जो वोल्टेज इसमें होगी वही वोल्टेज इसमें भी होगी, ठीक है। जो वोल्टेज इसमें होगी वही वोल्टेज इसमें भी होगी, और वही वोल्टेज अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके एक बना लूंगा वही वोल्टेज उसमें भी आएगी। बात समझ में आ गई। अगर आपके पास दो चीज पैरेलल में, जैसे यहां वोल्टेज कुछ है, यहां वोल्टेज V1 है, यहां वोल्टेज क्या है V2 है, और दोनों को मर्ज करके वोल्टेज V3 आई है, तो तीनों वोल्टेज आपस में क्या होगी सेम होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां वोल्टेज कितनी है, नाम लेता हूं मैं V'। ये V' वोल्टेज जो होगी इसके क्रॉस भी, अगर मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगी वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगी, और वो उस वोल्टेज का नाम क्या दे दिया मैंने V'। मतलब क्या 2 फैराड के क्रॉस और 6 फैराड के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी सेम होगी, नंबर 1, ठीक है। 2 फैराड एंड 6 फैराड के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में आपस में, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अगर मैं दोनों को पैरेलल में मर्ज कर दूं,
जोड़ लूं आपस में, क्योंकि पैरेलल कैपेसिटेंस जुड़ जाता है। अगर इनको जोड़ दूं, जोड़ के एक बना लूं, जोड़ कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, 8 बन गया। तो वही जो वोल्टेज V डैश थी, अब वो 8 फैराड के क्रॉस आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में, भले 3 होते कोई दिक्कत नहीं, 2 होते 3 होते हैं, मैनी होते हैं, ठीक है। अगर 2 या 3 कैपेसिटर होते हैं तो जो पैरेलल में एक के क्रॉस वोल्टेज है वही दूसरे क्रॉस भी होती, और वही वोल्टेज जब दोनों को मर्ज कर दोगे वही वोल्टेज हमारे से क्रॉस भी आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों को मर्ज करा, कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। अब मुझे यहाँ वोल्टेज निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ, कितना होगा V डैश कितना होगा, 10 इंटू यहाँ वोल्टेज निकालो, इतना कैपेसिटर 4 अपन 4 प्लस कितना हो गया 12, इससे कट के 3, कितना आ गया 10/3 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज कितनी आ गई 10/3 वोल्ट। ठीक है, 10/3 यहाँ पे है, तो 10 में से बची वोल्टेज यहाँ पे आएगी, 10 माइनस 10/3 कितना हो जाएगा 20/3, 20/3 मेरी वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो होगा क्या, 20/3 इसमें भी है वोल्टेज, तो 20/3 वोल्टेज यहाँ भी आ गई, तो 20/3 इसमें भी होगी, सॉरी 10/3, सॉरी कितनी रीडिंग 10/3, सॉरी 10/3 इसमें भी होगी, 10/3 इसमें भी होगी, 10/3 इसमें भी होगी, और 20/3 मेरी इसमें होगी। बस वोल्टेज आ गई, तो फिर क्या कर सकते हो आप, चार्ज भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार वोल्टेज निकल गई तो चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पता है, Q = CV से करके, है ना, Q = CV से हम चार्ज निकाल सकते हैं। इसमें चार्ज कितना होगा, इसमें चार्ज हो जाएगा Q = C × V, C कितना है 2, और कितना है 10/3, कितना हो जाएगा 20/3 कूलम। ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। देखो हमें क्या होता है, हमें एग्जाम्स में सबसे शॉर्टेस्ट ये मेथड चूज करना होता है, जो सबसे शॉर्ट रहे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है, आप देखो कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम, और सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम। मैंने इस पैरेलल में जो क्वेश्चन था उससे पहले मैंने चार्ज निकाला था, फिर वोल्टेज निकाली थी। क्यों पहले चार्ज क्यों निकाला, बिकॉज सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम। मैंने एक का निकाला, बाकी सबका सेम रहेगा, फिर वोल्टेज निकाली। यहां पैरेलल था, पैरेलल में वोल्टेज निकाल लो, फिर आपका चार्ज क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम से रिपीट हुआ है। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, एंड रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, उनके कैपेसिटेंस का जो रेशियो है वो आपने रिप्रेजेंट करा है किससे, C1:2:3 से 1:2:3। तो जो तीनों कैपेसिटेंस का जो रेशियो है आपस में कितना है 1:2:3, 1:2:3। मतलब इनका जो कैपेसिटेंस का जो रेशियो अगर आप निकालोगे तो कितना है 1:2:3 है। और सीरीज में तो हमें पता लगाना है कि उनका वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, व्हाट विल बी द वोल्टेज रेशियो। ठीक है, अच्छा पहले बात समझ लेते हैं। मैंने आपको ये बताया भी था कि कैपेसिटेंस जब सीरीज में होता है तो उनमें चार्ज स्टोर क्या होता है, सेम होता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनका कैपेसिटेंस सेम है तो वोल्टेज भी क्या होगी, सेम होगी। अगर उनका कैपेसिटेंस सेम नहीं है तो वोल्टेज सेम नहीं होगी। तो ये सही, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, और जिसके क्रॉस कैपेसिटेंस सबसे कम होगा उसके क्रॉस वोल्टेज सबसे क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं, फिर हम उसमें आ जाएंगे। तो देखो कैपेसिटेंस क्या, अच्छा Q = क्या CV होता है, वोल्टेज क्या होती है Q/C। अच्छा वोल्टेज V1 कितनी होगी, V1 होगी Q1/C1, V2 कितनी होगी Q2/C2, और V3 कितनी होगी Q3/C3। फॉर्मूला क्या है, Q1/C1, Q2/C2 और Q3/C3। अगर आप वोल्टेज का रेशियो निकालोगे तो 1:V3 रेशियो कितना आएगा, Q1/C1, Q2/C2, Q3/C3। ठीक है, अब देखो तीनों क्या है आपस में सीरीज में है, तो तीनों में चार्ज क्या होगा, सेम। तीनों का चार्ज आपस में क्या होगा, सेम होगा। चार्ज सेम होगा तो मैं चार्ज को यहां से ये सब रेशियो में कॉमन चीज कैंसिल हो जाती है, तो रेशियो बन जाएगा 1/C1, 1/C2,
1/C3। ठीक है, C1 C2 का ये रेशियो कितना है उसको यहाँ पे हम पुट करते हैं, कितना है 1 2 3, तो यहाँ पुट करते हैं 1, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3 आ गया। 1:2 रेशियो 1/1 1/2 1/3। ठीक है, अब ये इसका आंसर एक्चुअली हो तो ये गया, कितना हो गया 1:1/2 पर 1/3, बट आपका आंसर जो है फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो उसका एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, 6 आ गया, 6 है ना एलसीएम। तो आप क्या करो, पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हर पार्ट को, कॉमन ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी 6 इसके अंदर आया कितना हो जाएगा 6, ये इसके अंदर आया कितना हो जाएगा 3, ये इसके अंदर आया कितना हो गया 2, इसका आंसर कितना आ गया 6:3:2। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया C। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, हुआ यह है कि वोल्टेज निकाली, चार्ज सेम था, आंसर ये आ गया था, लेकिन डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं उसको हटाना है, तो एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई करके उससे लिख लिया। ठीक है, तो ये तो हमने वेरिएबल्स को सॉल्व कर दिया सॉल्व, तो इसका आंसर कितना, आंसर सी आ गया। ठीक है, अच्छा तो एक चीज और है यहां से जानने की, मैंने आपको बताया कि सीरीज में जिसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होता है वहां वोल्टेज सबसे कम होती है, नंबर 1। ठीक है, इसी में जहां कैपेसिटेंस सबसे कम है वहां वोल्टेज तुम्हारी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपको ये चीज दिमाग में स्टोर है तो ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखो, जहां वोल्टेज सबसे, जहां कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस सबसे कम किसका है, इसका है ना। तो वोल्टेज सबसे कम कहां पर, ज्यादा कहां पर आएगी, यहां पर आ रही है, वोल्टेज सबसे ज्यादा जहां पे आ रही है हमारा। और जहां पे कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है वहां वोल्टेज सबसे क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में देखो 2 ऑप्शन बैठ रहे हैं, इसमें भी यही लागू हो रहा है, इसमें भी लागू हो रहा है, तो ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप जल्दी ये लगा सकते हो कि देखो जहां जिसका कैपेसिटेंस का रेशियो सबसे कम है वहां वोल्टेज हमारी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। और जहां कैपेसिटेंस का जो रेशियो है वो सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, वहां वोल्टेज सबसे क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आता है। बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे होता है, मोस्टली कंफ्यूजन इसमें होता है कि जब ये रेशियो आता है इसके बाद कैसे सॉल्व करें, इसके बाद क्या करना होता है आपको, डिनोमिनेटर में देखो उसके नीचे 1 है तो 1 लिख लोगे, इस सब का एलसीएम ले लोगे, जो एलसीएम आया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब कैप्शन के अंदर ये है joining of two charge capacitor and their common potential। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब टॉपिक क्या है कि जॉइनिंग ऑफ 2 चार्ज कैपेसिटर, 2 चार्ज कैपेसिटर को आपस में आपने जोड़ रखा है और हमें निकालना है उनका कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, 2 चार्ज कैपेसिटर को हमने आपस में जोड़ रखा है और हमें क्या निकालना है, उसका कॉमन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो उसको बनाते हैं, जो सर मेरे पास है, एक चार्ज कैपेसिटर है C1, इसके क्रॉस वोल्टेज है V1, उसके अंदर चार्ज है Q1। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर है C2, इसका कैपेसिटेंस है C2, वोल्टेज V2 और चार्ज कितना है Q2। अब आपने दोनों को इस तरह जोड़ रखा है स्विच से और हमें निकालना है। ठीक है, हमने इनको आपस में, ये दोनों भी चार्ज है ना। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, जब तक का वो ओपन रहेगा, जैसे आपने कैपेसिटर लिया, आपने उसको स्विच में डाला, वो चार्ज हो जाता है। तो जब तक का सब करंट नहीं फ्लो करेगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने 2 कैपेसिटर लिए, दोनों चार्ज कैपेसिटर है, एक है C1 V1 Q1, इसका ये हो गया, C2 V2 इसका हो गया। ये दोनों चार्ज कैपेसिटर है और दोनों को आपने जोड़ने के लिए स्विच लगा के यहाँ पे, अभी जुड़े नहीं है तो दे बोथ आर चार्ज। ठीक है, और ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह ये है, 2 चार्ज कैपेसिटर को मैंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और ये स्विच है, इस स्विच से काम है जोड़ने का काम है। और फिर हमें निकालना पड़ेगा
कि यहां पे जो कॉमन वोल्टेज आएगी, दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तो इनके पास जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, इनके पास कॉमन पोटेंशियल कितना है, देखो ये निकालना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो यहां वोल्टेज कितनी है, V2 है, और यहां वोल्टेज कितनी है, V1 है। यहां वोल्टेज कितनी है, V2, और यहां वोल्टेज कितनी है, V1 है। ठीक है, जब आप इनको जोड़ दोगे तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है जब जो कोई भी दो चीज पैरेलल में होती हैं तो उनके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, वो मतलब जो भी वोल्टेज आती है वो सेम आती है। ठीक है, तो वो वोल्टेज V है, पर इस V की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। और उसी चीज का मतलब क्या है, देयर कॉमन पोटेंशियल, मतलब क्या, दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में आपने जोड़ा, और जुड़ने के बाद, ठीक है, जब जुड़ोगे आपस में तो उनके क्रॉस कुछ देर बाद जो कॉमन पोटेंशियल कितना है। ठीक है, अच्छा, कॉमन पोटेंशियल निकालने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट आपका समझना है। देखो होगा क्या, ये कैपेसिटर चार्ज है, ये कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, दोनों चार्ज है, बट दोनों के क्रॉस वोल्टेज और चार्ज तो सेम नहीं है। समझ में ना, यहां वोल्टेज और चार्ज तो डिफरेंट होगा, यहां वोल्टेज चार्ज तो डिफरेंट होगा। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा, जहां वोल्टेज ज्यादा होगी, मान लो ये वोल्टेज ज्यादा है और ये वोल्टेज क्या है, कम है, मान लेते हैं अगर वोल्टेज V1 ज्यादा है V2 से, बाकी हमें और कुछ नहीं पता, C1 भूल जाओ, Q1 भूल जाओ, Q2 भूल जाओ, सिर्फ V1 पे ध्यान दो। मान लेते हैं जो V1 है ये वोल्टेज हाई है इसके कंपेयर में, तो क्या होगा, चार्ज कैरियर्स क्या, करंट क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। करंट क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है ना, पढ़ा ना हमने, करंट कहां से फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल आप उसका हाई वोल्टेज साइड टू क्या, लो पोटेंशियल और लो वोल्टेज साइड। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से, जैसे पानी होता है, पानी कहां से कहां, झरना जब गिरता है तो कहां से गिरता है, हाई हाइट से, हाइट ज्यादा होती है ना, हाई पोटेंशियल से कहां जाता है पानी आपका, लो पोटेंशियल। तो कोई भी चीज जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। उसी तरह होगा क्या, जब ये वोल्टेज ज्यादा होगी, ये वोल्टेज कम होगी, तो चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज मूव करेंगे 1 से 2 की साइड, 1 से 2 की चार्ज, 2 की साइड क्या होंगे, चार्ज फ्लो होंगे, मतलब क्या, Q1 इस साइड से चार्ज क्या होंगे, यहां फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहां फ्लो क्या हो जाएंगे, सोएंगे। तो होगा क्या, जो Q1 चार्ज है, जो यहां वो इसके चार्ज यहां मूव कर रहे हैं, तो Q1 चार्ज क्या होंगे, घटने शुरू हो जाएंगे, और Q2 चार्ज जो है वो क्या होंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ऐसा हो सकता है, सही है ना। होगा क्या, अगर आपका ये वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज कम है, तो करंट फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट यहां फ्लो करेगी, चार्ज यहां जाएंगे, तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, यहां चार्ज बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और यहां चार्ज घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके चार्ज यहां ये जा रहे हैं ना, तो कम हो जाएंगे। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ऐसी है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मान लेते हैं V2 बड़ा है V1 से, ये वोल्टेज ज्यादा है, V2 ज्यादा है V1 से, तब क्या होगा, हाई पोटेंशियल अब ये हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। करंट हमेशा पोटेंशियल से डिफाइन होती है, चार्ज डिफाइन नहीं होती, पोटेंशियल से, पोटेंशियल जहां हाई है वहां से वहां जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हाई होगा, ये लो हो गया, अब करंट जो है यहां फ्लो नहीं जाएगी, तो चार्ज भी अब यहां से यहां फ्लो होंगे, तो अब चार्ज जो फ्लो होंगे वो फ्लो होंगे 2 से A की तरफ। अब ये वाले चार्ज यहां पे आ रहा है, अब जब ये वाले चार्ज यहां पे आएंगे तो Q2 की वैल्यू घटेगी और Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। यही 2 केस हो सकते हैं। और तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हो सकता है अगर दोनों की वोल्टेज क्या है, सेम है, मान लो अभी तो नहीं है, अगर दोनों की वोल्टेज सेम नहीं है, ठीक है ना, तो ना चार्ज यहां से यहां जाएंगे, ना चार्ज यहां से यहां जाएंगे। ये दोनों केस थे कि जब V1 और V2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अगर V1 और V2 आपस में बराबर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। दोनों चीज सेम पोटेंशियल पे आ गई है। ठीक है, जब दोनों चीज सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगी तो करंट नहीं फ्लो करेगी, ना चार्ज फ्लो करेगा। उस केस में आपका ना चार्ज यहां से आ जाएंगे ना यहां से, तो वो वाला केस तो अलग हो गया, वो केस हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उस केस में तो हमें कौन पोटेंशियल हमारा दोनों सेम ही आया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें ये वाला केस पढ़ना है जब दोनों की वोल्टेज अलग अलग है और चार्ज का मूवमेंट हो रहा है और ऐसा हो रहा है। ठीक है,
अब देखो हुआ क्या, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए यहां पर आ रहे हैं, दोबारा इसको देखते हैं, समझते हैं क्या होगा। अब ये वोल्टेज ज्यादा है, मैं याला केस ले रहा हूं अभी, हाँ चलो याला केस एज्यूम कर लेते हैं, पहला केस, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना। V1 जो है वो V2 से क्या है, ज्यादा हो गया, तो Q1 चार्ज घटना शुरू हो गया, Q2 चार्ज बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। बट ये हमेशा रहेगा ऐसा कि Q1 फ्लो होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्यों हुआ क्या, जैसे आपका Q1 घट रहा है तो यहां जो वोल्टेज है वो भी तुम्हारी क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी, घटेगी। बात समझ में आ गई, कि चार्ज यहां घट रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये वोल्टेज ज्यादा थी ना, बट अब इसकी वैल्यू क्या होगी, घटनी शुरू हो जाएगी। उसी के साथ साथ Q2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब ये V1 इससे बड़ा था, इसकी वजह से यहां चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो अब इसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट आएगा, है ना। जैसे मान लो V1, अगर मैं दोनों की कहानी बोलूं, V1 घट रहा है, V1 कहां जा रहा है, नीचे, V2 कहां जा रहा है, ऊपर। तो एक ऐसा क्षण आएगा, पॉइंट आएगा, जहां पे दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब वो पॉइंट आएगा उस दौरान क्या होगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल हो जाएंगे। अब ना चार्ज यहां से यहां जाएगा, अब ना चार्ज यहां से यहां जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमें वो वोल्टेज निकालनी होती है। उसके बाद क्या, जब वो पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद सर्किट स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम, स्टेबल हो जाएगा, ना चार्ज का मूवमेंट यहां से यहां होगा, ना चार्ज का मूवमेंट यहां से यहां पे होगा। समझ में आया ना, ऐसा केस आ जाएगा। उस दौरान जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो हमारी क्या होती है, कॉमन पोटेंशियल। बात समझ में आ गई। और वही चीज इसमें भी है, अगर V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा, तो यहां से चार्ज यहां जाएंगे, इसके चार्ज घटेंगे, इसके चार्ज बढ़ेंगे। जब इसके चार्ज घटेंगे तो इसकी वोल्टेज घटेगी, इसके चार्ज बढ़ेंगे तो इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, और वही प्रोसेस होगा जो हमने वहां पढ़ा है। तो दोनों केसेस में काम क्या होने वाला है, सेम। तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दिया कि क्या होता है इसके अंदर। जब आपने 2 कैपेसिटर चार्ज में लगाया है तो चार्ज का मूवमेंट होता है, एंड ये कब होगा, जब वोल्टेज में डिफरेंस होगा। अगर वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होगा तो देयर विल बी नो मूवमेंट। बट वोल्टेज कभी सेम नहीं होती है, डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस की वजह से चार्ज का मूवमेंट होता है। अब वो कहां से कहां मूवमेंट होगा, वो डिपेंड करता है आपकी वोल्टेज कौन सी ज्यादा है, कौन सी छोटी है। और हमेशा हाई से लो जाएगा। जब हाई से लो जाएगा तो वहां चार्ज घटेगा, वहां वोल्टेज घटेगी, और इक्विलिब्रियम की तरफ दोनों क्या होंगे, मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी मैं आपको समझाता हूं फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैं जो पहले कहता था कि V1 घट रही है, V2 बढ़ रही है, एक पॉइंट आया, इस दौरान क्या होगा, आपका कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कुछ ऐसा हुआ, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2। ठीक है, मान लेते हैं कि V1 बड़ा था, V2 छोटा था, तो चार्ज का मूवमेंट यहां से यहां हुआ। ठीक है, जब चार्ज का मूवमेंट यहां से यहां हुआ तो Q1 की वैल्यू क्या हुई होगी, घटी होगी। समझ में आया ना। और Q2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ी होगी। ऐसा होते रहा, एक कॉमन पॉइंट आया, ये पॉइंट जहां पे आप दोनों की वोल्टेज ये हमारी बराबर हो गई है। क्या हो गई है, बराबर। एक पॉइंट आया जहां पे वोल्टेज क्या हो गई, बराबर हो गई है। अब ना चार्ज यहां से यहां चार्ज को नहीं जाएंगे। ठीक है, उस कंडीशन को दिमाग में स्टोर करते हुए बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं जब ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की आई, एट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया जब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू कितना हो गया, V हो गया, वोल्टेज में बराबर हो गई है। तो मान लेते हैं उस दौरान यहां पे चार्ज कुछ घटा होगा, तो उस चार्ज का नाम कितना हो गया, Q डैश। कुछ चार्ज घटा होगा ना भाई, चार्ज गया वहां तो Q डैश हो गया। यहां चार्ज बढ़ा है तो यहां चार्ज कितना हो गया, Q डैश हो गया। इतना समझ में आ गया, अब तो क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहां चार्ज घट के कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। यहां चार्ज बढ़ के कितना हो गया, Q डैश हो गया।
ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा अब देखो, आप यहां खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, है ना, और आप देख रहे हो यहां से, आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आपको बंदा यहां खड़ा है, उसको ये क्या दिख रहा है, ये आपको उसको ये फील हो रहा है कि ये दो कैपेसिटर्स आपस में क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, ये दो कैपेसिटर आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2, कितना आएगा, C1 प्लस C2। सिमिलरली ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, पैरेलल में चार्ज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जो इनका इक्विवेलेंट चार्ज कितना आएगा, Q इक्विवेलेंट, वो आएगा कितना आएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ जाएगा। बात समझ में आ गई है ना, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, और पैरेलल में तो चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात और है कि जैसे मान लेते हैं, इमेजिन करो यहाँ 10 कूलम था पहले, और मान लेते हैं यहाँ पे 6 कूलम था। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा कम हो सकता है। यहाँ 10 कूलम था, ठीक है। अब वोल्टेज क्या हुई इसकी जाती, तो यहाँ कुछ कूलम गया, मान लो यहाँ पे घट के हो गया 7 कूलम, ठीक है, और यहाँ 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, 9 कूलम। बात समझ में आ गई ना, इसके चार्ज यहाँ से यहाँ गए थे, तो मान लो इसने 3 कूलम चार्ज अपने यहाँ इक्विलिब्रियम तक आने तक का इसने अपने 3 कूलम चार्ज यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, 7 कूलम, यहाँ कितने हो गए, 9 कूलम। तो ये Q1 डैश और ये कितना होगा, Q2 डैश, ठीक है। देखो चार्ज का मूवमेंट, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, ये शायद आपने पढ़ा फिजिक्स में, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, है ना। चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना ये डिस्ट्रॉय, ये एनर्जी का ही फॉर्म होता है। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो ही फॉलो करता है कि चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह आपका मूव कर सकता है। हुआ क्या, जितने चार्ज यहां से निकले 3 कूलम, वो यहां घटते गए, बट वो यहां बढ़ गए, ठीक है। तो टोटल चार्ज देखो यहां कितने हैं, 10 प्लस 6 16 कूलम, यहां ऐड कर लो 9 प्लस 7 16 कूलम। मतलब क्या, जो चार्ज का कॉम्बिनेशन था वो पहले जो था अभी भी क्या है, सेम है। दोनों में चार्ज डिफरेंस हो गए, यहां चार्ज घट गए वहां बढ़ गए, लेकिन अगर आप जोड़ोगे वो सेम आएगा, जितना पहले था उतना ही। मतलब तो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुए, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तुम्हारे ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो मतलब क्या, जो अभी चार्ज का समेशन होगा वो पहले जो चार्ज रहे होंगे उनके सम के बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे, Q इक्विवेलेंट विल बी सेम एज Q1 प्लस Q2। सही में आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, लगाते फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज किलो में V हो जाएगा, V कितना होता है, Q बाई C, तो फॉर्मूला जाएगा Q इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट। फॉर्मूला कितना होगा, Q इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट। Q इक्विवेलेंट कितना है, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना होगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से क्या हो गया, बन गया। अच्छा, Q1 की वैल्यू यहां से क्या, आप क्या लिख सकते हो, C1 V1, और Q2 की वैल्यू क्या लिखते हो आप यहां से, आप C2 V2। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये मेरा पूरा वो क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल का, जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है, जिसमें हम निकालते कॉमन पोटेंशियल कितना होता है आपको। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। ये आया कैसे, इसके अंदर की सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। आप ये सब समझाने के लिए था, कई बार थ्योरी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, बट इसका जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पढ़ा कि कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला था, हमने देखा कि दो चार्ज कैपेसिटर थे हमारे पास, हमने दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने जब उनके बीच में चार्ज का फ्लो हुआ और एक बार कॉमन पोटेंशियल आ गया, उसका फॉर्मूला हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा Q इक्विवेलेंट अपॉन C इक्विवेलेंट, ठीक है। जो एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है, इसको आप ये लिख सकते हो, कॉमन फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल चार्ज, ठीक है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने टोटल क्योंकि जो हमने ये लिखा है Q इक्विवेलेंट, ये बेसिकली क्या है, टोटल चार्ज तो है ना, और जो हमने टोटल ये C इक्विवेलेंट लिखा है टोटल कैपेसिटेंस तो है,
ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये इसका फॉर्मूला हमारा हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले लिख सकते हो और एंड फॉर्मूला यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक स्पेशल केस है, मैं बताता हूं आपको, सौरभ करता है। इसमें एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस को आप नोट कर लीजिए। स्पेशल केस है, स्पेशल एक ही केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस कुछ इस तरह है कि यहां पे दो चार्ज कैपेसिटर थे ना, देवर टू चार्ज कैपेसिटर। अब स्पेशल केस में क्या है, इफ वन इज चार्ज्ड एंड अनदर इज डिस्चार्ज, मतलब एक चार्ज है और एक क्या है आपका डिस्चार्ज है, खाली है चार्ज। आप डिस्चार्ज को न्यू कैपेसिटर हो सकते हो, ठीक है ना। कई बार बोलते हैं चार्ज कैपेसिटर को यूज कैपेसिटर भी बोलते हैं, कई बार लैंग्वेज में क्या इस्तेमाल करता है, चार्ज कैपेसिटर को यूज कैपेसिटर और डिस्चार्ज कैपेसिटर को अनयूज कैपेसिटर को न्यू कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने लिखा है इफ वन इज चार्ज एंड अनदर इज डिस्चार्ज। ठीक है ना, तुम थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूं, इफ वन capacitor is charged and another is discharged or has no charge। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वो चार्ज है, मान लेते यही केस उठा रहा हूं मैं, इसी डायग्राम को ले रहा हूं दोबारा, हाँ मैं इसी को ले रहा हूं दोबारा, ध्यान इसमें ध्यान दो, मैं इसी को दोबारा ले रहा हूं, इसी चीज को दोबारा ले रहा हूं। ठीक है, दोबारा इसमें आते हैं, कैपेसिटेंस C1 है, इसका ये C2 है, ये चार्ज वाला हो गया और ये हमारा अनचार्ज हो गया। अब जब भाई अनचार्ज है तो ना V2 भी जीरो होगा और Q2 भी जीरो होगा। ये चार्ज है तो यहाँ V1 होगा और Q1 भी होगा, है ना, होगा। बताओ, चार्ज है तो वोल्टेज भी होगी, Q भी होगा, और अनचार्ज है Q2 जीरो V2 भी जीरो, बस ये इतना चेंज आ जाएगा। अब इस चीज को इसमें अप्लाई कर दो फॉर्मूले में, कैसे अप्लाई होगा देखो। फॉर्मूला कितना था, V इक्वल टू V1 जीरो है यहाँ पे, इसको V1 जीरो सॉरी V2 जीरो है, तो इस फॉर्मूले में V2 जीरो पुट कर दो, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। मतलब देखो मैं यहाँ पुट करता हूँ फॉर्मूला पहले, Q1 Q2 करके, Q2 जीरो हो गया तो फॉर्मूला बन गया Q1 अपॉन C1 प्लस C2, और Q1 की वैल्यू कितनी होती है, C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो अब इस फॉर्मूला जो है वो मॉडिफाई होकर ऐसा बन जाएगा। जो फॉर्मूला पहले ऐसा फॉर्मूला था, जब दो चार्ज होंगे तो येलो फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है ना। अगर एक ही चार्ज है, एक चार्ज और एक अनचार्ज है, तो आप येलो फॉर्मूला लगाओगे, कितना C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक हो गया, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। स्पेशल केस है, स्पेशल केस है कि अगर कैपेसिटर एक चार्ज है और एक क्या है अनचार्ज है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एनर्जी लॉस बिटवीन द टू कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। यही चीज जो अभी हमने पढ़ा दो कैपेसिटर वाला, उसमें एक टॉपिक आता है एनर्जी लॉस बिटवीन द टू कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग। मतलब क्या, आपके पास दो कैपेसिटर है, तो दोनों क्या है चार्ज है, आपने इसको इससे जोड़ दिया, आपने क्या करा, इसको इससे जोड़ दिया आपने। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज हाई है, इसकी वोल्टेज क्या है कम है, तो यहां से चार्ज किया यहाँ मूव करेंगे, मतलब ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। और हो सकता है क्या पता ये इसको चार्ज करना शुरू कर दे, तो दोनों में से कोई एक दूसरे को चार्ज करना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, जब ऐसा होगा तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी लॉस होगा। ठीक है ना, मतलब क्या, ये इसको जब चार्ज करेगा, ठीक है, तो ये इसको एनर्जी तो दे रहा है, साथ साथ इसको चार्ज करने के लिए भी इसको एनर्जी का लॉस इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। समझ में आया ना, तो वो एनर्जी लॉस हमें निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, दो कैपेसिटर है C2, इसकी वोल्टेज है V1 और चार्ज है Q1, इसकी वोल्टेज है V2 और चार्ज क्या है Q2। ठीक है, आपने
इस स्विच को इससे ऑन किया, होगा क्या, मान लेते हैं लेट ले रहा हूं, आप उल्टा कर सकते हो, लेट V1 V2 से क्या है, बड़ा है, तो क्या होगी, करंट यहां से यहां फ्लो ना हो जाएगी, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज मूव करेंगे और C2 जो है ये क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो बात ध्यान देने की क्या है, बात ध्यान देने की है, जो हमारा C1 है, ठीक है, इसको क्या करना है, C2 को अपने चार्ज देने हैं, चार्ज मतलब एनर्जी देनी है। ठीक है, तो जब इसको एनर्जी देनी है, ठीक है, तो अपने अंदर एनर्जी देगा। अब एनर्जी क्रिएट हो सकती है, एनर्जी अपने वहां कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है अपनी एनर्जी। जब ये इसको अपनी एनर्जी देगा तो वो एनर्जी इसके अंदर भी आएगी, इसके अंदर भी चार्ज स्टोर होंगे, उसके साथ साथ कुछ एनर्जी का लॉस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर में वर्क करना है, इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर में क्या करना है, थोड़ा वर्क करना है। समझ में आया ना? ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो C1 इसको अपनी एनर्जी दे रहा है, लेट्स सपोज इसने इसको अपनी 5 जूल एनर्जी दे रहा है 5 जूल। ठीक है, तो होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पे 5 में से 4.5 जूल तो इसके पास स्टोर हो जाएगी, जो कि चार्ज फॉर्म में स्टोर हो रही है। बाकी जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है, वो लॉस हो रही है। और वो लॉस क्यों हो रही है, क्योंकि इसने इस पे वर्क किया है। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज पे वर्क होती है तो वर्क करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस आपका होता है। कहने मतलब क्या है, जब आप ये C1 ने जब C2 को चार्ज दिए, है ना, जब ये वाला केस मैंने माना, जब C1 ने C2 को चार्ज दिए, ठीक है, C1 ने जब C2 को चार्ज दिए तो इसने अपनी एनर्जी यहां दी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी तो इसके पास आ गई होगी, जो भी एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी का इसमें लॉस हो जाता है। वो एनर्जी लॉस क्यों होता है, बिकॉज इसने इसके ऊपर क्या किया है, वर्क किया है। वो वर्क डन की वजह से कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और वो लॉस एनर्जी कितनी है वो हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो मैं उसका फॉर्मूला निकालता हूं, ये कौन पोटेंशियल है भी। ठीक है, तो वो जो एनर्जी लॉस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है, एनर्जी लॉस जो इसमें दौरान हो रही है इसका फॉर्मूला है इनिशियल एनर्जी, मतलब ये स्विच लगने से पहले एनर्जी कितनी थी दोनों में मिला के, माइनस स्विच जब लग गया और कॉमन पोटेंशियल आ गया, चार्ज फ्लो होना बंद हो गए, उसके बाद जो एनर्जी है फाइनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉस। अच्छा, इनिशियल एनर्जी जब स्विच नहीं लगा है, एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखा रखा, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV स्क्वायर बताया था आपको मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर। तो इसमें कितनी एनर्जी रही होगी स्टार्टिंग में, हाफ CV1 का स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, स्टार्टिंग में हाफ C1 V1 स्क्वायर, इसका एनर्जी इतनी स्टोर होगी, प्लस इसमें कितनी होगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो इनिशियली जब इनमें कुछ नहीं हो रहा है, स्विच ओपन है, तो इसकी एनर्जी कुछ होगी, इसकी एनर्जी कितनी होगी, और इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आते हैं फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या होगी, जब ये स्विच लग चुका है और यहां चार्ज का मूवमेंट हो गया और एक कॉमन पोटेंशियल आ गया है। ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल आ गया है, इसके चार्ज यहां पहुंच गए हैं, कुछ हो चुका है, उस दौरान जो एनर्जी है, तो वो एनर्जी क्या होगी, फाइनल एनर्जी होगी हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V का स्क्वायर। V क्या है, कॉमन वोल्टेज, और C इक्विवेलेंट क्या, देखो दोनों क्या थे आपस में, पैरेलल में, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट V स्क्वायर, और इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब क्या, जब ये चार्ज नहीं थे, अलग अलग रखे थे, इनकी मिला के एनर्जी ऊपर वाली होगी, और जब ये जुड़ गए आपस में
और चार्ज का मूवमेंट हुआ, उसके बाद इनमें मिला के एनर्जी कितनी है, ये होगी बिफोर चार्जिंग एनर्जी कितनी थी, आप बता सकते हो इनिशियली मतलब बिफोर चार्जिंग, और ये क्या होगी आफ्टर चार्जिंग, एनर्जी इतनी है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लो पहले थी 10 जूल, अब आ गई 9.5 जूल, तो वो 0.5 जूल क्या हो गया, लॉस हो रहा है ना, तो उस फॉर्मूला में ऐसा निकालेंगे। तो फॉर्मूला अब पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरा हो गया यहाँ पे एनर्जी लॉस का। आया समझ में? तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करना, सॉरी V2 होगा, कितना होगा, इनिशियल एनर्जी चार्जिंग से पहले में इन दोनों मिला के एनर्जी कितनी थी, ठीक है, माइनस चार्जिंग के बाद इनमें एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, थोड़ा लंबा जाएगा, आप चाहे सो ये कर सकते हो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी लॉस का, ये इक्विवेलेंट फॉर्मूला हो गया। जब आप इसको ड्राइव करोगे और एक दूसरे की वैल्यू को पुट करोगे, तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा वो आएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ, रुक जाइए, इसको ब्रैकेट में बनाता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। कितना है, हाफ C1 C2 अपॉन ब्रैकेट C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर जूल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी लॉस होती है। यही एनर्जी लॉस अगर आप ये बड़ा ये छोटा है तो दोनों में फॉर्मूला सेम ही है, कोई अंतर नहीं आता है, क्यों लॉस तो दोनों में से होगा। ये बड़ा करो तो तभी फॉर्मूला ये रहेगा, ये बड़ा तभी फॉर्मूला ये लगेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं रहेगा, फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। तो ये हो गया एनर्जी लॉस। अगर हम एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है तो उनके बीच में एनर्जी लॉस होगा, उसका फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसमें एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, ये ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्वेश्चन को। ये कौन पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरेड, अ कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरेड चार्ज टू 500 वोल्ट, ठीक है ना। एक 20 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो 500 वोल्ट को चार्ज है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस चार्ज टू 200 वोल्ट। मतलब क्या, आपके पास 220 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो कि 500 वोल्ट तक चार्ज है, आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट करा है एक दूसरे कैपेसिटर से, उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरेड और वो खुद चार्ज है 200 वोल्ट तक का। तो हमें फाइंड करना है, पहले बार तो फाइंड करना है कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, उनके बीच का आपस में जो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, हमें पहले वो निकालना है। दूसरा बार हमें निकालना है कि एनर्जी जो लॉस होगा उनके बीच में ट्रांसमिशन होने में वो कितना होगा, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। दो कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे रहे होंगे। C1 V1 वगैरह जो भी है 20 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज कितनी है 500 वोल्ट, ठीक है। और ये कितना है 10 माइक्रोफैरेड, ये कितना है 200 वोल्ट, ठीक है। ये C1 V1 हो गया, ये C1 हो गया, ये V1 हो गया, ये C2 हो गया और ये V2 हो गया, ठीक है। कौन इसको आपने जोड़ा तो कौन पोटेंशियल लगे, कौन पोटेंशियल फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, दोनों चार्ज है, लगो फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 कितना है, C1 V1 कितना हो जाएगा, C इंटू V1 20 इंटू ये कितना जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 10,000, सही क्या 10,000 हो जाएगा। और कितना है 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 2,000 अपॉन C1 प्लस C2, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। माइक्रोफैरेड ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएंगे तो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे एक्चुअली माइक्रोफैरेड भी आएगा 10 की पावर -6, यहाँ पे 10 की पावर -6 आएगा, दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। ये हो गया 12,000 अपॉन कितना हो गया और 30 हो गया है 30, एक जीरो काट लो, कितना आंसर है इसका, आंसर कितना आ गया 400 वोल्ट। आंसर कितना आ गया, आंसर इज 400 वोल्ट।
ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो कॉमन पोटेंशियल आएगा हमारा, देखो इन दोनों में से वोल्टेज की रेंज कितनी, इसकी कितनी है, ये कितना है 200 वोल्ट और ये कितना है 500 वोल्ट। जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो 200 वोल्ट से ज्यादा होगा बट 500 से क्या होगा, कम होगा। हमेशा वोल्टेज रेंज इन दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि ये बढ़ेगा वो घटेगा, तो जो वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में रहेगी। समझ में आया ना? तो जो कॉमन पोटेंशियल आना, देखो आप ऑप्शन से देख सकते हो, जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो 200 वोल्ट से तो ज्यादा रहेगा और 500 से क्या रहेगा, कम होगा ही होगा, क्योंकि 500 वाली घटेगी और ये वाली क्या होगी, बढ़ेगी। जहां पे दोनों सेम हो जाएंगे वहां घट जाए, वहां पे ट्रांसफर होना चार्ज बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो जो भी वैल्यू आएगी, मतलब कॉमन पोटेंशियल जो भी आपका आएगी, इसको आप दिमाग में ध्यान दोगे। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे आपके। ओके, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप दो कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों पैरेलल में, दोनों चार्ज है, ठीक है ना, तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो उसकी जो वोल्टेज की रेंज होगी, जो सबसे छोटा होगा उससे ज्यादा होगी, बड़े से क्या होगी, कम होगी। जैसे कि यहाँ पे 200 वोल्ट छोटी है और बड़ी कितनी है 500 वोल्ट है, तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा 200 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा और 500 से क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन थे ऐसे, एक था 300 और एक क्या था 400। इसके आंसर ये दो नहीं हो सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि 600 क्या है 500 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, और 100 क्या है इससे भी कम है, मिनिमम से भी कम है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। हमने सॉल्व करा, इसका आंसर क्या आ गया 400 हो गया। मैंने इसलिए बोला अगर मान लो ये होता 800 वोल्ट, मान लो एक तौर से, अगर ये कितना होता 800 वोल्ट होता, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता। कैसे सॉल्व होता कि पोटेंशियल कितना है, इतना है, 200 वोल्टेज मिनिमम है, 500 मैक्सिमम है, आंसर इसके बीच में होगा। कौन सा ऑप्शन इसके बीच में खरा का मैच खरा, 400, आंसर 400 हो गया, छुट्टी, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको ये समझाया कि आप अगर ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे ये 300 वोल्ट दिया था, तो हमें इसको ध्यान देना है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एनर्जी लॉस। अब ठीक है ना, अभी हमने टॉप पढ़ा था एनर्जी लॉस का, उस पर फॉर्मुला डायरेक्ट फॉर्मुला लगा रहा हूँ, कोई ये हमें कुछ नहीं करना है। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ C1 C2 कितना है हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और C2 कितना है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, अपॉन C1 C2 8 किलो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V1 कितना है 500, और वो कितना है हमारा V1 माइनस V2 200। 500 में 200 300 होगा, 300 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो 10 के पास 6 से 10 का 6 काट लेता हूँ, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया 10, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा, 9 हो गया, इसका ये हो गया 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये से कट गया 3, ये 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर 4 माइनस हो जाएगा, 3 कर लोगे तो उसका आंसर आएगा 0.3 जूल। तो आपका आंसर कितना हो गया 0.3 जूल हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, अगर आप इसको चाहो तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हो कि ये कौन सा कम आ रहा है। अगर 2 इसमें सेम उसके अंदर आ रहे हैं तो उसको आप ये फॉर्मूला बना के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्या था, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसमें हमारा ये इस तरह इसका आंसर 0.3 जूल आ गया, तो इसका आंसर सी हो गया, इसका भी इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। फिर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।